नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे मेहमान हैं रायगढ़ भारत से अध्ययन मंडल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी। विगत 37 वर्षों से शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन के पश्चात 2023 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आइए सुनते हैं इनके अधिष्ठान तथा मुकुटधर पांडे जी की रचना छायावाद की कहानी इनकी जुबानी। नमस्कार मीन केतन जी, विश्व साहित्य सेवा संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार आपको और आपके माध्यम से विश्व के उन तमाम श्रोताओं, अध्येताओं और पाठकों को जो इन माध्यमों से अपनी विचारधारा, अपने चिंतन, नई गतिविधियों को आत्मसात करके ग्रहण करते हैं, वो हैं। तो आपकी हमारी वाणी की सार्थकता है। यह वाणी सार्थक हो, ये मंगल कामना है। जी, बहुत सुंदर। सर, मैं हमारे श्रोता आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं मीन केतन प्रधान, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ में प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। यहाँ स्थानीय विश्वविद्यालय शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में हिंदी का चेयरमैन रहा हूँ। जी। ये मेरा सामान्य परिचय है। जी। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद जीवन की सार्थकता को मैंने साहित्य की सेवा में देखा, और उसी का ये नतीजा है कि आज हम आपसे रूबरू हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर, मैं आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानना चाहूंगी कि साहित्य से संबंधित आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। साहित्य के क्षेत्र में सेवा के दौरान जी। शासन प्रशासन और जो कुछ भी गतिविधियां चलती हैं हम्म। उससे जुड़ा ही रहा। लेकिन मेरा एक बड़ा उद्देश्य ये रहा कि जिस भी दौर का साहित्य हो, 1985 से लेकर के अब तक का जो भी दौर रहा, उसमें सबसे पहले तो नई पीढ़ी और नई पीढ़ी का एक बहुत बड़ा समूह हमारे पास आता रहा है। एक रेला हमेशा निकलता रहा है प्रति वर्ष। उस नई पीढ़ी में एक ऐसी चेतना का स्फुरण मैं करता रहा हूँ कि वे अध्ययन अध्यापन के साथ ही केवल जीवन यापन के लिए, केवल अपने को नियोजित करने के लिए वे पढ़ाई लिखाई न करें, हम्म। बल्कि हम्म। एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास उनमें हो, एक ऐसा चिंतनशील व्यक्तित्व के धनी वो बने कि अपने जीवन के साथ सामाजिक जीवन, वैश्विक जीवन और यह जो पूरा का पूरा संसार है, हम्म। अप, अपनी क्षमता, अपनी ताकत के हिसाब से वे एक दूसरे, एक सामूहिक भावना से, लोक कल्याण की भावना से, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना उनमें विकसित हो, ये मैं प्रयास करता रहा हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि मैं अपने अकादमिक सेवा काल के दौरान या अभी तक किन किन कार्यों को महत्वपूर्ण मानता रहा हूँ, जी। तो जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। और ये प्रश्न मेरे लिए इसलिए अनुकूल है कि इंटरव्यू का या किसी साक्षात्कार या वार्ता का अभिप्राय केवल ये नहीं होना चाहिए कि जो बाहर से दिख रहा है उसको भी दिखना चाहिए जो भीतर से है। तो मेरे भीतर के जो भाव रहे हैं वो मुख्य रूप से मैंने सेवा काल के आरंभ से ही एक पत्रिका का, महाविद्यालयीन पत्रिका का जी। संपादन भार सेवा काल के आरंभ में ही मैंने संभाल लिया। हम्म। महाविद्यालय में एक पत्रिका निकलती थी, प्राची। तो उसमें आमतौर पर होता ये था
मैं जरा विस्तृत वार्ता कर रहा हूँ आपसे। विस्तृत इसलिए कि वहां से मैं शुरू होकर आज 2024 तक आऊंगा। आपकी समयावधि जैसी भी हो उसके अनुसार। सर। तो महाविद्यालयीन पत्रिका में आमतौर पर होता यह है कि विद्यार्थियों से रचनाएं आमंत्रित करते हैं, या सामान्यतया हमारे सामाजिक जीवन में अन्य संस्थाओं में जो अकादमिक पत्र पत्रिकाएं होती हैं, वो एक पद्धति, एक परंपरा विशेष से ये पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं छपती हैं, चाहे वो विद्यार्थियों की हो या रचनाकारों की हो। उनके पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि इस तरह की रचनाएं आएंगी और इस तरह हम प्रकाशित करते हैं। है ना, रचनाकार ने जो भेजा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु युग, भारतेंदु जी के समय की जो संपादन कला और पद्धति थी, आज भी बहुत महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं देश में विदेश में आप लोग भी वहां से प्रकाशित करते हैं। तो मेरा अभिप्राय ये है कि इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विद्यार्थी, रचनाकार या जो भी साहित्यकार है, वो अपने सृजन का जो भी हिस्सा प्रकाशन के लिए देता है, तो उसमें हम अपने युग, समय, आवश्यकता के अनुरूप उसके चिंतन को, उसके व्यक्तित्व को एक दिशा दे सकें। मैंने, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, प्रोफेसर्स वर्ग हो या रचनाकार हो, उनकी रचनाओं को मैंने कभी भी यथावत नहीं लिया, बल्कि कभी कभी तो किसी किसी अंक में ये हो जाता था कि हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने जो रचना, जो कविता या जो कहानी दी थी, इसका आमूलचूल परिवर्तन क्यों हो गया है। और जब उस रचना से वो गुजरते थे तो वो महसूस करते थे कि रचनात्मकता, रचनाशीलता, उनके व्यक्तित्व का विकास इस तरह से होना चाहिए था। 2008-9 में हमने एक प्राची स्वर्ण जयंती विशेषांक का संपादन करके उसका प्रकाशन किया। अपने युग, समय, आवश्यकता के अनुरूप उसके चिंतन को, उसके व्यक्तित्व को एक दिशा दे सके। मैंने, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, प्रोफेसर्स वर्ग हो या रचनाकार हो, उनकी रचनाओं को मैंने कभी भी यथावत नहीं लिया, बल्कि कभी कभी तो किसी किसी अंक में ये हो जाता था कि हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने जो रचना, जो कविता या जो कहानी दी थी, इसका आमूलचूल परिवर्तन क्यों हो गया है। और जब उस रचना से वो गुजरते थे तो वो महसूस करते थे कि रचनात्मकता, रचनाशीलता, उनके व्यक्तित्व का विकास इस तरह से होना चाहिए था। 2008-9 में हमने एक प्राची स्वर्ण जयंती विशेषांक का संपादन करके उसका प्रकाशन किया। आमतौर पर होता यह है कि कॉलेज के विद्यार्थी, कॉलेज के प्रोफेसर, इन्हीं लोगों से ये रचनाएं आती हैं और उसका प्रकाशन हो जाता है। जी। एक बहुत अच्छा नया प्रयोग आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, ये हमारे वो खदान हैं, वो टकसाल हैं, जहाँ हम नई चेतना, नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं, और वहाँ जिस चिंगारी को वो लेकर के आगे बढ़ते हैं, वही एक विस्फोटक और क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में लाता है। जी। ये मेरी अपनी निजी अवधारणा है। जी। तो प्राची स्वर्ण जयंती विशेषांक, देखो तो इसको लाओ तो अनुसुईया जी को बताते हैं। तो वो लगभग लगभग 1 किलो की पत्रिका है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको दिखाने का अभिप्राय ये है, हमारे जो ऐसे पाठक, ऐसे श्रोता, ऐसे रचनाकार होंगे जो प्रारंभ किए होंगे लेखन, या अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को कोई युगीन दिशा नहीं मिलने के कारण जो उनकी चेतना में जो बात आती है, उसको उसी भाषा शैली में 2-4 पत्र पत्रिकाएं पढ़ करके वो लिख देते हैं।
तो उनके लिए एक खास बात ये होगी कि वो अपने युग और समय के साथ जुड़े। देखिए, ये पत्रिका है, मैं 1 किलो बोल रहा हूँ, थोड़ा संकोच करते हुए, ये लगभग लगभग 1.25 किलो से कम नहीं, ये पत्रिका नहीं होगी। ये देखिए आप इस तरह से, ये कितनी, ये इसमें, तो ये जो पत्रिका है अनुप्रिया जी, इसमें विद्यार्थियों, कॉलेज स्टाफ के साथ हमने बाहर के उन रचनाकारों को जोड़ा कि वक्त का तकाजा क्या है, हमारा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिदृश्य क्या है। उससे ये जो महाविद्यालयीन विद्यार्थी हैं, इनको हमने सीधा जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात केवल वो एक महाविद्यालय की दीवारों, चार दीवारियों के भीतर केवल अंक प्राप्त करने के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वो विद्यार्थी न हो, बल्कि बीए एमए करने के बाद वो एक ऐसा सुयोग्य और जिम्मेदार नागरिक हो जाए कि वह युगीन राजनीति की धारा को भी समझे। राजनीतिक धारा में युवा पीढ़ी की दिशाहीनता हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये परिप्रेक्ष्य हालांकि राजनीतिक नहीं है, लेकिन एक रचनाकार, आप हम, यदि तात्कालिक और सामयिक राजनीति से हम दूर नहीं रह सकते, हमारा जीवन उससे प्रभावित होता है। तो एक विद्यार्थी राजनीतिक क्षेत्र में यदि जाता है तो वो राजनीतिक नहीं, राजनीतिज्ञ बने। राजनीतिक कोई भी बन सकता है। ऐसे नेताओं और राजनीतिज्ञों को, अब ये एक अभी मेरी किताब निकली है, एक काव्य संग्रह है, महानदी, जी। इसमें कभी आपसे और विस्तृत बात करेंगे कि राजनीति स्वच्छ, निर्मल, सामाजिक चेतना युक्त हो तो वह राष्ट्र बहुत तेजी से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। खास तौर से जहां मैं बैठा हूं, जिस भारत भूमि में, यह भारत भूमि अभी पूरे विश्व स्तर पर न केवल भाषा, साहित्य, संस्कृति, राजनीतिक, टेक्नोलॉजी, औद्योगिक क्षेत्र में हम जो कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें दिशाहीनता न रहे। इस पत्रिका के माध्यम से हमने जो शुरुआत की, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो समाज में जहां भी, जिस क्षेत्र में भी रहें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहें, राजनीति के क्षेत्र में रहें, संस्कृति के क्षेत्र में रहें, तो एक ऐसा सामाजिक नेतृत्व का व्यक्तित्व उनमें विकसित हो कि वह व्यक्तित्व एक व्यक्ति तक सीमित न रहे। व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जो व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज और समूह की चेतना को जो धारण करता है। व्यक्तित्व का निर्माण वहीं से होता है। उसके बाद हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। कोरोना का समय आया, मार्च 2020 में, 24 मार्च से लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई, तो एक तरह से पूरी दुनिया में, खास तौर पर जो सबसे बड़ी क्षति हुई, आर्थिक क्षति को उसकी पूर्ति व्यक्ति कर सकता है, कोई विनाश होता है उसकी पूर्ति हो सकती है, कोई निर्माण व्यक्ति कर सकता है। लेकिन मेरी दृष्टि में हमारे जो विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के जो विद्यार्थी वर्ग के की जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी एक तरह से घर में केंद्रित रह गई, कैद हो गई। अच्छा है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम ऑनलाइन बात कर लेते हैं। हमने उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास ऑनलाइन किया, लेकिन जिन संस्थानों से, जिन टकसालों से उनका निर्माण होता है, वो निर्माण नहीं हो पाया।
तो सबसे पहले अन्य देशों की तरह भारतवर्ष में भी हमारे महाविद्यालय, हमारे प्रदेश, सभी जगह ऑनलाइन शिक्षण की जो व्यवस्था चली, तो हम्म। उसमें हमने केवल एक पुस्तक कॉपी लेकर, कुछ टॉपिक लेकर, कोई खाना पूर्ति लेकर 45 मिनट का की सीमा रहती है जूम वगैरह के माध्यम से। तो हमने उसको विस्तार दिया और हमने ये प्रयास किया, बिना हड़बड़ी, बिना जल्दीबाजी, बिना खाना पूर्ति किए, मैंने अपने जीवन में ये प्रयास किया है, शासकीय सेवा में रहते हुए भी उसको मैंने खाना पूर्ति, जीविकोपार्जन, जीवन यापन का साधन मैंने नहीं माना। मैं ऐसा चाहता हूँ कि संसार का कोई भी व्यक्ति शासकीय, अशासकीय, औद्योगिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो जहाँ भी नियोजित है, तो उस नियोजन को वो अपना एक ऐसा उत्तरदायित्व माने और समझे कि ये जो औद्योगिक विकास है, शैक्षिक विकास है, उसका ऐसा अंग और हिस्सा है कि उसी से ये समाज है, उसी से लोग हैं, उसी से परिवार है। तो व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से विश्व, ये सारी चीजें एक ऐसी कड़ी में गुंथ जाएंगी। तो आज की जो सबसे बड़ी हमारी युगीन समस्याएं हैं, जो विद्रुपताएं हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, युद्ध परक स्थितियां हैं, राजनीतिक विडंबनाएं हैं, धार्मिक विद्रुपताएं हैं, इन सारी चीजों से इस समाज को हम थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। ऐसा इसलिए जी। कि आज का जो वैश्विक समाज और जीवन है, ये जीवन और समाज ही बिखराव से भरा हुआ है। अनेक प्रवृत्तियां हैं, लेकिन काफी अनेक। उधर रही हैं सर, आप शायद वहां तक पहुंचे नहीं हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर आप आगे अगर वैश्विक लेवल पर देखें तो काफी चीजें सुधरी हुई हैं। नहीं, सुधरी हुई है। जी। उसका जो विकास है, अच्छा, आप उस मुझे ये विकास। बताएं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके द्वारा संपादित ग्रंथ या छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे जो 850 पृष्ठ जो कि विशिष्टता का को विस्तार से जरा आप मुझे बताएं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपने साहित्यिक आयोजनों का जो महत्व है वो क्या है आपके जीवन में। अब वो ये है जी। कि छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे, ये किताब है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं। जी। ये 850 की पुस्तक है। जी। और ये, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये शायद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी ऑनलाइन, सारे आलेख मंगाए गए हैं। हम्म। दुनिया के कई हिस्सों के आलेख हैं इसमें, 172 आलेख हैं। हम्म। तो इसका आयोजन हमने 29 29 जुलाई को जब किया, तो ये विचार आया कि हिंदी भाषा, साहित्य, भारतीय समाज को, भारतीय चेतना को वैश्विक चेतना से, यह इतना बड़ा जो संसार है, इस पूरे संसार को, जिस वसुधैव कुटुंबकम की हम परिकल्पना करते हैं, तो साहित्य, विचार, चिंतन, संवेदना के धरातल पर इस पूरे संसार को हम एक तंबू के नीचे क्यों नहीं ला सकते। ये विचार प्रयास हमारे करना होगा। जी। चिंतन में था। तो इस प्रयास फिर, आपने कौन से कदम उठाए। तो उसके बाद हमने ऑनलाइन माध्यम से लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया। जी, कौन कौन से देशों को मतलब देशों को आपने जोड़ा जिसमें से लोग आए हिंदी के साहित्य से संबंधित। इसमें साहित्य से संबंधित उस समय विनोद कुमार मिश्र जी थे, जी। और सुधांशु जी थे, जी। डॉक्टर मोना कौशिक थी, जी। अभी भी बुल्गारिया में वो है, जी। और राम प्रसाद भट्ट पोलैंड में है हम्म। अभी भी। हम्म। इन लोगों का बहुत
अधिक सहयोग मिला। हम्म हमारे वक्ता के रूप में हम्म इन लोगों ने छायावाद के 100 वर्ष हमने इसलिए रखा कि छायावाद तो 1918 से प्रारंभ होकर 1936 तक चलता है, जी लेकिन छायावाद का नामकरण सूत्रपात पंडित मुकुटधर पांडे ने किया था। जी जी। मैं और इससे वो रिलेटेड एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आपसे कि जो डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी हैं, उन्होंने जब छायावाद लिखी, आप कह रहे हैं 1918 में लिखी, राइट? अ, तो तब से ये क्या छत्तीसगढ़ में पढ़ाई जाती है, इस पुस्तक को पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में? हाँ हाँ, ये तो छायावाद तो पूरे विश्व में है, जी विदेशों में छायावाद है। जी जी। हाँ, हाँ, विश्व में जहाँ भी हिंदी है, हम्म हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है, हम्म विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है हम्म कि आप भक्ति काल, रीति काल या हम्म, छायावाद या भारतेंदु युग को छोड़ा नहीं जा सकता। जी। और ये छायावाद एक्चुअली ये रोमांटिसिज्म, पाश्चात्य का जो रोमांटिसिज्म है, जो हम्म स्वतंत्रतावाद है, हम्म वो वहां से ये वैश्विक स्तर पर फैला। जी और यहाँ भारत में आकर ये जी। जो छायावाद हमने इसका नामकरण रखा, ये हाँ वास्तव में एक स्वतंत्रतावाद का अग्रिम विकास है, जी। जिसको पाश्चात्य में रोमांटिसिज्म कहा जाता है। हम्म हम्म लेकिन यहाँ उसको छायावाद नाम क्यों पड़ा, हम्म उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको मैं बताना हम्म चाह रहा हूँ। हम्म, हिंदी के पाठक और विद्यार्थी अकादमिक दृष्टि से ये जानते हैं कि जी। छायावाद विलय क्यों हुआ, उसकी परिभाषा क्या हुई, हम्म, कैसे हुई। लेकिन अनुसुईया जी, मैं उस जमीन पर बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ जहाँ छायावाद का एक तरह से जन्म आवश्यक। और नामकरण हुआ। जी मुकुटधर पांडे जी ने 1914 में लेखन प्रारंभ किया था, और उनका जो संग्रह उस समय सबसे पहले 14-15 के आसपास की रचनाएं विश्वबोध अभी उसमें जो प्रकाशित हुई हैं, उस हम्म। समय दो किताबें प्रकाशित हुई थी। जी उन्होंने इसका नामकरण 1920 में किया। जी। 18 से छायावाद प्रारंभ होता है। हम्म किसी भी साहित्य की प्रवृत्तियों का विकास पहले होता है, हम्म। उसके बाद उसका नामकरण होता है। जी जी। तो छायावाद क्या है, हम्म इस पुस्तक से 4 निबंध उन्होंने लिखे, हम्म और वो जबलपुर से प्रकाशित होने वाली जी। हितकारिणी पत्रिका में छपी। हम्म उनकी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित हम्म, सरस्वती पत्रिका जैसे स्तरीय पत्रिकाओं में भी छपती थी, लेकिन उन्होंने हितकारिणी में इसका प्रकाशन करवाया। जी ये जुलाई 1920 में नवंबर दिसंबर तक ये छपते हैं। जी। हमने हम्म, नामकरण को छायावाद के 100 वर्ष ये नाम दिया। जी जी। सर, छायावाद मैं के एक सौ सवाल वर्ष पूछना चाहूंगी, इसमें समाहित शोध परक आलेखों से छायावादी काव्य में अब तक किए गए शोध कार्यों में कौन सी नवीनता है, क्या डिफरेंस है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी बहुत बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है आपका। जी छायावाद पर जितने कार्य हुए हैं अनुसुईया जी दुनिया में, जी। आ, सबसे अधिक शोध अनुसंधान का कार्य हुआ। हम्म छायावाद बहुत लोकप्रिय भी रहा जी। विद्यार्थियों और पाठ्यक्रम के हिसाब से। हम्म भक्ति काल के बाद छायावाद की रचनाएं लोगों को याद रहती हैं। तो इसमें नई बात मुझको जो लगी, इन्होंने मुकुटधर पांडे जी ने जो नामकरण किया, हम्म जिस प्रकृति की सत्ता, जिस रहस्यात्मकता, जिस नवीन चेतना भाषा की दृष्टि से, उधर हमारी राष्ट्रीय चेतना थी, भारत की गुलामी का वह दौर था। प्रसाद जी भी समानांतर रूप से उस समय उनकी झरना कृति उनकी प्रकाशित हुई थी, जो छायावाद की प्रारंभिक प्रवृत्तियां उसमें दिखाई देती हैं। जी तो छायावाद को पारंपरिक रूप से उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर बहुत अधिक विवेचन और विश्लेषण होते रहे हैं। जी जी। जैसा आपने कहा, इस किताब में हमने नई अवधारणा
मौलिक रूप से कौन सी बात रखी, तो 172 इसमें लेखक हैं, अनुसंधान करता है। हम्म, तो छायावाद की जो प्रवृत्ति थी, किसी भी युग और समय की जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति खत्म नहीं हो जाती। उस युग के समापन के साथ भी उस प्रवृत्ति का प्रभाव बना रहता है। जी जी। अच्छा, ये पुस्तक गिनीज बुक में भी गई है, गिनीज बुक के रिकॉर्ड में? ये हमने गिनीज बुक में ये किताब की एंट्री के लिए वो जी प्रयास किया था। मैं जी 16 पृष्ठ का संपादकीय है, जी 16 पृष्ठ के संपादकीय में हमने इसका उल्लेख भी किया है। जी। लेकिन उस समय वो तकनीकी और सारी चीजें ऐसी थी कि हाँ हाँ उन्होंने अब ग्रंथालय में इसको संधारित तो कर लिया, हाँ। लेकिन उसकी प्रक्रिया हम पूरी नहीं कर पाए। और जी। जो ऑनलाइन पद्धति थी हाँ हाँ। दुनिया में, हम्म। ऑनलाइन का ये पहला दौर था। जी जी और जी। इतना व्यापक रूप से, ठीक है, अमेरिका वगैरह कुछ विकसित राष्ट्रों में और हम्म। भारत में कई जगहों में हम्म ऐसा हो रहा था। हम्म लेकिन गिनीज बुक में हमने उसको संधारित किया, उसका हम्म शुल्क वगैरह जमा किया, हम्म, करस्पॉन्डेंस हुआ। और उन्होंने ये एक मेल हमको भेजा और ये कहा जी। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम्म। लेकिन ऐसी प्रक्रिया का समायोजन अभी हम गिनीज करेक्ट। बुक में नहीं। नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर आपके संस्मरण में महादेवी वर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह की महत्वपूर्ण चर्चा है, तो इस पर प्रकाश डालें जरा कि इस बुक से संबंधित उनका क्या रोल है? जी, ये इस किताब का जो आखिरी हम्म। आलेख है, अनुसुईया जी, जी 172 नंबर का आलेख। जी। मैं प्रारंभ में रहा, लेकिन बिल्कुल अंतिम में मैं खड़ा था और हम्म देख रहा था। हम्म आपने जिस नई नई चेतना की बात की थी हम्म छायावाद के परिप्रेक्ष्य में, हम्म उसमें थोड़ी सी बातें जोड़ दे रहा हूँ हम्म कि मनुष्य की मानवीय प्रवृत्तियां कभी खत्म नहीं होती। हम्म उसकी संवेदना, उसकी करुणा, उसकी वेदना, छायावादी दुख और त्रासदी को हमने कोरोना काल में देखा। हम्म और कोरोना काल में जो करुता है, जो कड़वाहट है, हम्म उसको हमने करु काल के रूप में हमने रेखांकित किया है। हम्म, छायावाद पुस्तक में भी, ये हम्म, ये महानदी में भी, और मेरा एक संग्रह है, जी करु काल ही उसका मैंने नाम रखा। जी। अच्छी बात है कि हमारे विद्वान साहित्यिक और चिंतकों के बीच में कि हम्म। आज के युग और समय को हम्म हम यदि प्रवृत्ति के आधार पर कहें, हम्म करुणा, कड़वाहट, हम्म, करुणा को यदि मूल प्रवृत्ति माने, चाहे वो क्रांति चेतना की बात भी क्यों न हो, जी जी जी। युद्ध पर परिदृश्य को क्यों न हो, युद्ध में भी तो करुणा है। हम्म युद्ध के भीतर जो तबाही हो रही है, एक हम्म। कारुणिक ही तो उसका परिणाम है। जी जी। सर, मेरा तो सवाल उसको, जो था कि महादेवी वर्मा और हाँ, डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में जो महत्वपूर्ण चर्चा हमें जी, करनी थी। जी। महादेवी वर्मा जी से 1986-87 में मैं हम्म इलाहाबाद में मिला था। हम्म और तब पंडित मुकुटधर पांडे की हम्म। एक पुस्तक का प्रकाशन करवाने के लिए मैं वास्तव में इलाहाबाद गया था। जी उस समय पीएचडी का रिसर्च स्कॉलर था मैं। जी। 84-85 की बात है। हम्म तो मुकुटधर पांडे जी अग्रज पीढ़ियों में से थे। हम्म प्रसाद पंत निराला महादेवी में सबसे वरिष्ठ थे। हम्म, और उनसे महादेवी वर्मा बहुत सम्मान भी करती थी, हम्म, मुकुटधर पांडे जी को। जी। ये उम्र में भी बड़े थे, हम्म लेखन में भी अग्रणी थे। महादेवी वर्मा तो उनके उनके हिसाब से काफी पीछे, छायावाद में सबसे अंतिम स्तंभ के रूप में प्रसाद पंत निराला के बाद वो आई। तो जी। उनसे सिविल लाइन स्थित इलाहाबाद के उनके आवास में जब मेरा जाना हुआ, वो मेरी पहली भेंट थी। और हम्म, मैं इतना अभी भी रोमांचित और गौरवान्वित हूँ। जी। वाकया ऐसा हुआ, हम्म, अनुसुईया जी, जी जी। जब जब मैं उनके आवास में गया, हम्म तो जो दो परिचारिकाएं निकली, हम्म। और जिन जो साधु प्रवृत्ति, आध्यात्मिक चेतना की महादेवी वर्मा थी, जी बहुत अद्भुत है कि जी। उनकी उनके साहित्य में हम्म जो आध्यात्मिकता, जो रहस्यात्मकता,
जो समर्पण, जो सांस्कृतिक बोध है, हम्म, उनके उनके सर्वांग व्यक्तित्व में जी जी। वो और वो सांस्कृतिक। महादेवी वर्मा, जहाँ तक मैं जानती हूँ, वो एनिमल्स मीन्स जानवरों के बारे में, जानवरों की काइंडनेस और उनसे लगाव के बारे हाँ में हाँ लिखा करती थी। हाँ, लेकिन उस समय जब मैं गया तो हम्म वो वो सब नहीं, तोता और ये सब, जो बिल्ली वगैरह है, हम्म, वो उस समय उन्होंने ये बात लिखी थी और हम्म, आज भी बहुत चर्चित है। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं था उस समय। जी तो ये तब दो परिचारिकाएं निकली, जी धवल वस्त्रधारी, जी श्वेत वस्त्र और परिचारिकाएं पहनी हुई थी। कि जब मैं आवास में गया तो जी दो परिचारिकाएं निकली और ये समय करीब 12, साढ़े 12 बजे का समय था। जी जून माह था। जी। थोड़ी सी धूप भी तेज थी, और लेकिन उस दिन अनुसुईया जी हम्म का बांधी, थोड़ा मौसम खराब था, थोड़ी हम्म थोड़ी हवा। हम्म तो जब हम गए वहाँ, मेरे साथ एक और साहित्यिक मित्र थे, उन्होंने उसका वर्णन अपनी किताब में भी किया जी है वहाँ जाने। हम्म तो हमने जब ये कहा कि हम रायगढ़ से आए हैं, हम्म तो उन्होंने जाकर के खबर की, तो हम्म, महादेव वर्मा जी ये कहा होगा, उनको ला करके बिठाओ। जी तब हम जाकर के भीतर बैठे। हम्म तो वो एक तखत नुमा, एक तखत पर वो बैठी हमारे सामने, हम बगल में बैठे हुए थे। हम्म तो ऐसी करुणा की मूर्ति, सर्वांग सांस्कृतिक और मानवीय चेतना की ऐसी प्रतिमूर्ति मैंने, कि जो साहित्य में उन्होंने जो लिखा हम्म उसको जिया, वही व्यक्तित्व और वही कृतित्व। थोड़ी सी चर्चा प्रारंभिक रूप से हुई हम्म, और हमने एक अपनी, हमारे श्रद्धेय मुकुल दत्त पांडे जी ने जी आपसे मिलने के लिए कहा, और मैं अपनी पीएचडी के संदर्भ में आया हूँ। जी वास्तव में उनके दर्शन करने की मेरी आकांक्षा थी। हम्म ये तो आधार भी था कि मैं पीएचडी का विद्यार्थी था। हम्म तो मेघदूत का अनुवाद मुकुल दत्त पांडे जी ने किया था, जी कालिदास की। जी और वो छत्तीसगढ़ में हम्म छत्तीसगढ़ी साहित्यिक अनुदित कृति है वो। हम्म उनसे दो तीन मैंने सवाल किए, इस किताब में मैं बहुत विस्तृत लिखा हूँ, और ये जी मेरे संस्मरण पुस्तक का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जी मैंने थोड़ी पता की और सीधा उनसे ये पूछ बैठा कि हम्म छायावाद के संबंध में, हम्म छायावाद की अवधारणा, हम्म छायावादी रचना लिखने की शुरुआत आपने कहाँ से की? हम्म, क्योंकि वो बहुत कम बात कर रही थी। जी ये तो पूरा साहित्य आपने पढ़ा ही है, जी और आप उसको पढ़ रहे हैं। हम्म छायावाद का वो समय तो निकल गया। हम्म इस तरह से मैं उसका उत्तर दिया। जी लेकिन मैं उनसे सुनना चाहता था, वो हम्म कुछ भी बोले, हम्म किसी भी तरह का वक्तव्य दें, हम्म उनकी वाणी का अमृतपान में करना चाहता था। हम्म तो मैंने पूछा कि मुकुल दत्त पांडे जी ने हम्म, छायावाद के का नामकरण किया, जी उसकी जी उन्होंने जी की। सर, बहुत सुंदर लगा आपके ये बातें सुनकर कि महादेवी वर्मा के साथ आपकी जो मुलाकात हुई वो बहुत ही यादगार रही आपके लिए। मैं थोड़ा ये जानना हम्म, चाहूंगी कि आपके जो विश्व हिंदी अधिष्ठान की स्थापना की है आपने, तो इसका जी मुख्य जी। उद्देश्य क्या है? तो मैं आपका 2 या 3 मिनट और लूंगा। ये मेरे लिए बहुत संवेदनशील विषय है। जी आपने जो पूछा महादेवी वर्मा, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि उनके मैं अपने सामने उस प्रतिबिंब को देख रहा हूँ जिनसे मैं मिला हूँ। जी ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी उस बात को थोड़ा संक्षिप्त करते हुए, जी मैंने उनसे ये कहा कि आप छायावाद का प्रवर्तक किसको मानती हैं? जी ऐसा इसलिए कि अभी भी अनुसुईया जी, इतने वर्षों बाद भी हम छायावाद के प्रवर्तक के रूप में प्रसाद जी को कुछ आलोचक स्थापित करते हैं, मुख्य रूप से प्रसाद जी को। लेकिन इस किताब में ये 850 पेज पेज की पुस्तक में मुकुल दत्त पांडे जी जब मिले थे जयशंकर प्रसाद जी से,
मृत्यु साई प्रसाद जी थे, बनारस में जाकर मुगल सराय में। तो उन्होंने उनसे ये कहा था कि आप तो छायावाद के प्रवर्तक हैं, वो सप्रमाण बात कर रहा हूं मैं। लेकिन चूंकि रचनात्मक उत्कृष्टता स्थापना के हिसाब से जयशंकर प्रसाद तो हिमालयन व्यक्तित्व थे, कामायनी तो वैश्विक ऊंचाई को प्राप्त करने वाली कृति थी। तो उन्होंने कहा, आप तो शोध छात्र हैं, आप शोध करके एक आप लोग करेंगे। सौभाग्य ये था कि उसी बीच में वो उन्होंने एक ऐसी उस बनारस तरफ की कोई एक मिठाई खिलाई, बहुत इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वो चीज मिलती नहीं, और वो पानी उन्होंने पिलाया। बहुत अधिक मतलब व्यक्तित्व की ऊंचाई, मनुष्यता की ऊंचाई है। हमने मनुष्यता को जीता जागता उनके भीतर देखा। लेकिन वो बहुत देर बैठना नहीं चाहते थे, उनका स्वास्थ्य बहुत साथ नहीं दे रहा था। तो अब हम जैसे ही निकलने के लिए हुए तो बूंदाबांदी तेज हो गई, निकलते नहीं बना। तो उन्होंने कहा, आप लोग बैठ जाइए। और ये कहना चाहिए, बाध्यता या ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आधा घंटा करीब हमारे साथ उनको बैठना पड़ा। वो आधा घंटा को जो समय मिला, तो एक छोटी सी डायरी में रखा था। मैंने ये बात कही कि आपकी स्मृति में कुछ इसमें लिख दीजिए। तो बड़ी खास बात थी। उन्होंने एक कविता है, आप और हम जब 12वीं कक्षा में थे, निर्झरणी में उनकी वो किताब, निर्झरणी में उनकी वो कविता हमने पढ़ी भी है, जाग तुझे दूर दूर जाना, आज कैसे व्यस्त बाना। उस समय ये कविता पढ़ी थी। तो उन्होंने ये लिखा, जाग तुझे दूर जाना, और उसको बार बार मैं पढ़ता था। और मेरा बड़ा संघर्ष का दौर था पीएचडी का। उस समय ये साधन संसाधन थे नहीं। रायगढ़ से दिल्ली केवल एक ट्रेन उस समय चला करती थी, उत्कल उत्कल एक्सप्रेस। बहुत मुश्किल से जाना आना होता था, साइकिल से हम लोग आते जाते थे। आजकल तो 4 चक्के के बिना घर के बच्चे बाहर नहीं निकलते, सारा संघर्ष करना पड़ता था। तो उन्होंने वो वाक्य जो लिखा, मुझको ऐसा लगा कहीं मेरे ही लिए उन्होंने न लिख दिया हो, जाग तुझको दूर जाना। और मैं आज तक जागने का ही काम कर रहा हूँ और नहीं जग पाया हूँ, ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा। और जो नहीं जगा हूँ, आपने जो पूछा मुझको, अब मैं वहां पर आता जी जी, हूँ कि विश्व हिंदी अधिष्ठान के बारे में आप थोड़ा बताएंगे जी। जागने की ही वो एक प्रक्रिया है, विश्व हिंदी अधिष्ठान। कई नामकरण हमारे पास आए, विश्व हिंदी संस्थान, आपका भी तो सेवा संस्थान है। तो ये संस्थान नाम से बहुत सारे संस्थान है, यानी फाउंडेशन। संस्थान, संस्थित हो जाना, स्थापित हो जाना। जी जी। ये संस्थान जहाँ स्थापित होता है, उसी को अधिष्ठान कहा जाता है। ऊपर का सारा परिदृश्य जहाँ स्थित होता है, अधिष्ठान यानी आधार। तो हमने उसका नामकरण जी विश्व हिंदी अधिष्ठान रखा। जी। उसका अभिप्राय यह है हम्म। कि आ, भारतीय जो आज का जो साहित्य है, इस युग और समय को मैं करू काल कहना ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। हम्म। रायगढ़ से ये बात कह रहा हूँ। मैं कोई विशिष्ट और बड़ा साहित्यकार, कोई बहुत नामी ग्रामी साहित्यकार मैं नहीं हूँ, न भारत में ऐसी मेरी कोई प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि है, न मेरे साथ कोई बहुत लंबी लाइन है, न वैसा कोई बड़ा संगठन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं चला पा रहा हूँ। लेकिन वो जो 1920 में हमने शुरुआत की थी, वहां से हमारा वैश्विक विस्तार होना, विश्व के तमाम प्रवासी साहित्यकारों से जुड़ने की हमारी शुरुआत हो गई। मैंने ये महसूस किया कि भारतवर्ष में जो साहित्य की मुख्य धारा है, विदेशों में रहने वाले हमारे प्रवासी साहित्यकार उस मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते। नहीं जुड़ पाने का कारण ये है कि वो परिवेश और संदर्भ बदल जाते हैं। जी जी। अब जैसे कि इसका आप मुख्य कार्य जो है अधिष्ठान का, प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के अलावा और क्या क्या कार्य हैं इसके? उसमें मुख्य, बहुत अच्छा प्रश्न आपने जी किया।
मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको आप पहले पूछते रहे हैं। तो ये हमारा जो अधिष्ठान है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य शोध, अनुसंधान, नए संदर्भों में जो हमारा प्राचीन साहित्य से लेकर आज का वह साहित्य जो प्रकाशन से दूर है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, आपके संस्थान जैसे बहुत लोग स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपनी संतुष्टि, अपने विचार, अपनी चेतना और संवेदना, ये संस्थान हमको पोषण देते हैं, वैचारिक पोषण। तो मैंने ये महसूस किया कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो साहित्यिक मुख्य धारा है, और जितने विश्व में, जितने राष्ट्रों में हमारे से प्रवासी साहित्यकार हैं, जी उनको एक धारा, एक कड़ी, एक जमीन, एक धरातल पर बिना किसी को न्यून समझे। अब एक गुयाना में कोई रचनाकार है और कोई हमारे सूरीनाम में है, तो वहां एक व्यक्ति एक सामान्य कविता लिख रहा है, एक सामान्य रचना कर रहा है, भक्ति और आध्यात्म, और मंदिरों में वहाँ हिंदी के भजन और गीत ज्यादा गाए जाते हैं, उनको आप साहित्य से खारिज कर देंगे। डेनमार्क में कोई व्यक्ति एक उपन्यास लिखता है, तो भारतीय धारा से आप उनको पृथक करके उनको प्रवासी श्रेणी में आप मानिए। प्रवासी का अभिप्राय ये नहीं है कि आपकी मुख्य धारा से वो कटे हुए हैं। मैं बहुत संकेत में बात कर रहा हूँ अनुसुईया, जी बहुत सांकेतिक बात कर रहा हूँ। जी हम हमारे समस्त प्रवासी साहित्यकारों की मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए समानांतर वैश्विक स्तर पर सब लोग मिलकर भाषा, साहित्य, संस्कृति, खासकर अनुसंधान और तुलनात्मक कार्य हमारे नहीं हो पाए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाह रहा हूँ। विदेशों में हमारी पत्रिकाएं हिंदी की छप रही हैं। पिछली बार आपने, उनका नाम क्या भूल रहा हूँ, जो आप जो इंटरव्यू ली थी, बहुत अच्छा, जो हमारे जवाहर मध्य प्रदेश जी भोपाल में है, तो बहुत अच्छा प्रयास है उनका। जी इतना सम्मान उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का किया। अब वो, अब जाकर के वो एक पत्रिका के माध्यम से उसके प्रकाशन का कार्य वो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम संग्रहित कर लेंगे। आप 10-20 किताबें वहाँ सिंगापुर में, बहुत सारे रचनाकार है, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी लगती है बात मुझको, सिंगापुर को उत्कृष्ट बताते हुए मैं बाकी को निकृष्ट नहीं बताना चाहता, और जगहों में भी है, लेकिन सब अपने सिंगापुर अपने और लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा है कि ऊंचा और नीचे वाली कहानी है। फिर वही बात हो जाती है कि जहाँ आप ये चीज ले आते हैं कि कुछ ऊंचा है कुछ नीचा है। हर इंसान की अपनी एक लेवलिटी इस मींस लेवल है। और इस मैं दुनिया में कोई एक पत्थर भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं खाता है। तो आप विचारों की बात कैसे कर सकते हैं, कंट्रीज की बात कैसे कर सकते हैं कि देश में जो ये प्रवासी भारतीय हैं ये ज्यादा ऊंचा लिख रहे हैं या ये ज्यादा नीचे लिख रहे हैं? नहीं, विचार विचार होते हैं, ऊंचा नीचा मैं नहीं ऊंचा होता है। मेन ये होता ऊंचा है कि नीचे वो लिख रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जी। और मैं रही बात मैं की आगे लेकर आने की, तो आप जैसे अब सिंगापुर में हम हैं और दो तीन और ये हैं संस्थान हैं जो कि जो लिख रहे हैं उनको आगे लाने का प्रयास हो रहा है। तो उसी तरह से अगर आप भारत में हैं, आप रायगढ़ में हैं, रायगढ़ से आपने बताया कि कुछ गांव हैं जहां पर लोग रचना कर रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उनको आगे लेकर आइए। आपका बिल्कुल, अधिष्ठान है, आप उसमें उनको छापिए। आप ये ना मैं कोशिश करें कि मुझे प्रवासी भारतीयों का छापना है, रादर देन उनको प्रवासी भारतीयों को मौका देने से ज्यादा अच्छा है कि आप उनको मौका दीजिए आगे आने का। मैं ये मैं पहला वाक्य इससे पहले ये बोला था जी अनुसुईया, जी कि गोयाना का वह रचनाकार जो लिख रहा है अपनी संवेदना को, वह भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जी जितना भारत का या अन्य देशों का श्रेष्ठ रचनाकार। ये जी पहला वाक्य था मेरा। तो जी ऊंचा नीचा की तो बात नहीं है। जी। मेरा अभिप्राय ये है, हम्म विचारों के धरातल पर, हम्म। संस्कृति के धरातल पर, जी राजनीतिक सामाजिक धरातल पर, जी इस पूरे
विश्व में एक मानवीय चेतना, हम्म। एक मानवीय भावना, मनुष्यता की एक भावना को स्थापित करने के लिए ये सारे रचनाकार, छोटे बड़े ऊंच नीच नहीं, अपने स्तर पर जो जहां है, जो भी प्रयास कर रहा है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये अधिष्ठान का हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कोई रचनाकार प्राचीन परंपरा में लिख रहा है, कोई राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहा है, कोई अभी भी वो स्वतंत्रता की बात कर रहा है। अभी आपको बता दूं, 30 सितंबर को जो हमने जो कार्यक्रम करवाया था, हम्म। अभी मैं सभी लोगों से रचनाएं आमंत्रित कर रहा हूं। लगभग लगभग 50-60 देशों से, प्रवासी साहित्यकारों से, भारतीय साहित्यकारों से हमारे पास रचनाएं आ चुकी। तो कोई पुरानी नई परंपरा और पद्धति से लिखेगा तो वो भी समान धरातल पर सबको स्थापित करके एक मानवीय चेतना, एक वैश्विक भावना। आप एक काम कर सकते हैं कि हाँ, जी आप ये काम कर सकते हैं कि आपको एक मैगजीन, एक पत्रिका निकालनी है जिसमें आप शॉर्ट आउट कर दीजिए कि जो जिस उसमें लिख रहे हैं, जो विषय में लिख रहे हैं, उनकी चाहे वो प्रवासी हो चाहे वो भारतीय भारत में रहने वाले हो, अगर उन्होंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लिखा है, उस पर्टिकुलर विषय में लिखा है, तो आप उनको एक कॉलम में डालिए। और इस तरह से जो उनके जिनके विचार एक दूसरे के साथ मैच खाते हैं उनको शॉर्ट आउट करके, उनको अलग अलग करके आप ऐसे एक पत्रिका बना सकते हैं। तो इसमें कोई बिल्कुल। खर्च नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ एक साथ ही कर दें, हम अपने लेवल पे उस चीज हाँ, को अलग अलग करके व्यवस्थित तरीके से रख करके उसे प्रकाशित कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जी इसमें भी देखिए, हमने प्रवृत्ति के आधार पर 3 खंड किया जी जी। है, छायावाद को। हम्म। तो 3 खंड का अभिप्राय ये है कि प्रवृत्ति, उनकी विशेषताएं, विषय वस्तु के आधार पर उसका मोटे तौर पर एक विभाजन जी उसका करें। जी। तो अधिष्ठान में हम ये प्रयास कर रहे हैं जो आपने पूछा। हम्म। पहला बड़ा उद्देश्य ये है हम्म। कि आज आवश्यकता, हम जो लिख रहे हैं हम्म। कि दुनिया में जो भी, ये केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम्म। हमारा बहुत बड़ा मकसद ये है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, जितना भी साहित्य है, उसका भारतीय साहित्य के साथ तुलनात्मक विश्लेषण हमारा बहुत बड़ा मकसद है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। पत्र पत्रिकाएं छापना, संस्थानों के माध्यम से गतिविधि कर लेना, ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम एक तुलनात्मक परिदृश्य स्थापित नहीं करेंगे, तो एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से आंतरिक, भावात्मक, वैचारिक, राजनीतिक, संवेदना परक जुड़ाव, तादात्म्य जब तक नहीं हो पाएगा, तो भाईचारे की स्थापना नहीं हो पाएगी। बाहर से कितना भी हम समझौता परस्त आयोजन संयोजन संगठन बना लें, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से हितबद्ध कर लें, जी। आर्थिक दृष्टि से, तमाम दृष्टि से, लेकिन अर्थात। मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास करते रहना चाहिए। और जहां अगर मैं एक बात कहूं कि जहां अगर सफेद है तो काला भी है, दोनों रंग समान है, अगर आप देखें तो ईमानदारी है तो बेईमानी भी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों चीजों को समांतर लेकर चलना होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई हम पूरी तरह से भाईचारा बना लेंगे। वो कहीं ना कुछ तो ऐसा रहेगा ही कि एक व्यक्ति नाराज बैठा है कि भाई हमारी बात को आगे नहीं लाया गया, या कोई कोई बहुत खुश है कि मतलब मेरी बात को तवज्जो दी गई। तो इन चीजों को थोड़ा सा परे रखते हुए हम अपना कार्य करें, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं, आप नहीं तो अच्छा हम बोल रहे इन्हीं हैं आप। चीजों में फंसे रहेंगे, हम फिर उस आगे को, उस कार्य को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, फंसे रहेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। जी। बिल्कुल नहीं फंसे रहेंगे। आदमी फंसता तब है हम्म। जब अपना दांव पेच को सामने रखकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अपनी लोकप्रियता को स्थापित करने के लिए उसमें जुड़ता है, और उस उद्देश्य से जब व्यक्ति कोई कार्य करता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस भाईचारे, जिस विश्व बंधुत्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसी प्रवृत्तियां खत्म नहीं हो सकती, समाज में रहती हैं, जैसा आप बोल रही हैं। जी। लेकिन अंधेरा इतना हावी न हो जाए कि उजाला दिखे ही नहीं। ये पूरे युद्ध पर परिदृश्य की क्या बात। उजाले को अपनी रोशनी बढ़ानी पड़ेगी और वहां तक पहुंचना पड़ेगा, अंधकार को चीरना पड़ेगा। तो आप अंधेरा रहे। शक्ति है, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं,
तो आप इस कुंठा में न रहें। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हाँ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपको आएगा और निकालेगा, ऐसा रेयरली होता है, बहुत कम होता है। आपको ही प्रयास करना होता है कि हमें आगे आना है। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। प्रयास, अगर आप वो कार्यरत रहेंगे बिना यह शिकायत करे कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है, मौका हो सकता है कि वो पत्थर आपके लिए बहुत बड़ा है, आपको 100 बार नहीं 200 बार वार करना पड़ेगा, तब आपके लिए वो मौका प्राप्त होगा, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। तो ये चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक आप हैं जो इस तरह से महसूस कर रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भी ये चीजें कभी कभी महसूस होती हैं, और बस सभी लोगों को कभी ना कभी ये चीजें महसूस होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता ये है कि बहुत जनरली एक चीजें हैं, हम किसी और से एक्सपेक्ट ना करें कि कोई ऐसा ना करे, नहीं। हमें अपना प्रयास, अपना कार्य ऐसा रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम शब्दों से जो बोल रहे होते हैं वो प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन जो कार्य हमने किए होते हैं वो प्रभावशाली होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो कार्य को बोलने दीजिए। हाँ हाँ, तो रादर वो, देन हम बोले अपने मुंह से, तो हम वो कार्य बताएं कि हमने कार्य क्या किया है। हाँ वो जी। कार्य में जो रचनात्मकता है, हम्म, वही रचनात्मकता तो वैचारिक परिवर्तन लाती है। जी। व्यक्ति, और वो रचनात्मकता तभी आएगी जब व्यक्ति भीतर से रचनाशील रहेगा। जी। भीतर में मनुष्य के विचार यदि भीतर से क्रियात्मक हैं, हम्म। सक्रिय हैं, हम्म। पॉजिटिव है, तो हम्म, उसका सारा कार्य उस तरह से पॉजिटिव दिखेगा। जी। बहुत लोग बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत जी। सराहनीय कार्य भी कर जी। रहे हैं, इसमें आप कुछ देख संदेह। रहे हैं उन सभी को कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि उनके कार्य को समेटें और इकट्ठा करके दिखाएं अपने अधिष्ठान के द्वारा। बिल्कुल, और उनका हम सहयोगी बन सकें, जी। यही जी प्रयास हमारा। बिल्कुल, आपके माध्यम से अगर वो सभी आगे आते हैं तो आप मतलब आप अपना कार्य कर रहे हैं इस धरती पर आने का, और और साहित्य के लिए ये जो किया जा सकता है। ये जो साहित्य के माध्यम से, हम्म। साहित्य का जो उद्देश्य है अनुसुईया जी, हम्म। ये केवल सैद्धांतिक न रहे। प्राय ऐसा होता है हम्म। कि एक सिद्धांत तक, एक विचारधारा तक व्यक्ति सीमित रह जाता है। साहित्य की सार्थकता मैं इसमें मानता हूँ कि वो मनुष्य के भीतर वैचारिक, भावात्मक परिवर्तन ला सके, रचनात्मक दिशा में ले जा सके। और ये रचनात्मकता की ओर एक बिल- प्रयास है ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस चीज के लिए। और मैं यही आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये साहित्य की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं कि जैसे आप मांझी जो थे, दशरथ मांझी जी को ले लीजिए। उन्होंने जब हाँ, पत्थर तोड़ने की शुरुआत की अब थी, बाहर ही उन्होंने, पहाड़ तोड़ने की शुरुआत जब की थी, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया था, और आज बिल्कुल। उनकी कहानी विख्यात है। लेकिन जब हाँ उन्होंने पहले 2-3 वार किए होंगे, तभी अगर वो कहने लगे नहीं मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे पहचानो मुझे जानो, तो कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल। देखेगा जब उन्होंने वो पूरा कार्य कर दिया अपने जीवन काल में, तब हाँ जाकर उनकी कहानी प्रसिद्ध हुई। तो हमें अपने कार्य को बस कार्यरत रखना है, बिना इस हाँ एक्सपेक्टेशन कि हम ये ना सोचें कि भाई वो इतनी जल्दी क्यों आगे आ गया, वो क्यों प्रसिद्ध हो रहा है और मैं इतना कार्य कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं प्रसिद्ध। क्योंकि ठीक है, वो उसका समय है, हर किसी का अपना एक समय होता है आगे बिल्कुल। आने का। तो आप अपने समय का इंतजार करें, धैर्य रखें, और जो आप कार्य कर रहे हैं उसे जरूर प्रमुखता मिलेगी। और अगर बिल्कुल। आपके माध्यम से नहीं मिली तो आपके अधिष्ठान में कोई और ऐसा आएगा जो उस कार्य को आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर हाँ उसका वो कार्य ऐसा है कि वो प्रमुख है, तो वो पक्का है कि वो आगे जाएगा। जी। बहुत अच्छा तो है। हम खुद और को प्रमुखता न देते हुए हम कार्य को प्रमुखता देते हैं। इसी उद्देश्य से ये, जी। अभी बहुत सारे लोगों को भारत के भी रचनाकार, जी। प्रवासी साहित्यकार, जो अलग अलग विचारधारा और चिंतन में एक बात महसूस कर रहा हूँ, जी। आपके इस पटल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ जी। कि आज के समय में जैसा समाज में अनेक तरह के विचारों में फैलाव है, आज के साहित्य में भी अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां, विचारधारा, चिंतन, विभेद तो हमेशा रहा है, लेकिन उसकी एक दिशा रही है। आज ऐसा महसूस हो रहा है, खास तौर से
2000 के बाद का ये 24 वर्षों का जो समय है, 24 वर्षों के समय में लिखा बहुत गया, उसकी दिशाएं अनेक हैं। ये सारी दिशाएं एक रचनात्मक सकारात्मक दिशा की ओर लग जाए, ये उस दिशा में ले जाए, तो निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। जी और इसीलिए हम प्रयासरत है, जी। और ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद है। बहुत सुंदर मकसद है आपके अधिष्ठान का और आपका। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और ऐसे लोग जरूर आपके साथ जुड़ेंगे जो आपकी बातों को, आपके विचारों को और आपसे जुड़े हुए लोगों के विचारों को आगे लेकर जाएंगे। जी।